नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह का वक्त है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस सबसे खास शो में। और देखते हैं सबसे पहले वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग कर अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। पहली कहानी जो वोटिंग के लिए थी वो थी पंजाब को लेकर। सतलज पर सस्पेंस बरकरार है। उबला हुआ पंजाब इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक बैन फिल्म को अब कौन और कब कर रहा है डंके की चोट पर रिलीज। एक नई कंट्रोवर्सी सतलुज को लेकर खड़ी हो गई है। इसको रिलीज करने की तैयारी है। इस खबर को 19% लोग देखना चाहते हैं। अगली खबर जो थी वो थी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने किया सीज फायर को खत्म करने का ऐलान। दुनिया पर फिर से छा गए हैं जंग के काले बादल। इस खबर को देखने के लिए 23% लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दिया है। 7:28 पर डिटेल में खाड़ी का हाल जानेंगे कि क्या फिर से युद्ध छिड़ चुका है। और तीसरी कहानी जो आज आपके एक बार फिर लिए चलेंगे हम आपको जंतर मंतर की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 11वां दिन शुरू हो गया है। सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाला यह आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी। इस खबर को 28% लोग देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से इस पर बात करता हूं, लेकिन आज जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर फिर से नंबर बनी है वो है अयोध्या से ही जुड़ी हुई। अयोध्या में चढ़ावा चोरी और सीना जोरी, क्या बड़ी मछलियां बच जाएंगी। इस खबर को देखने में 30% लोगों की दिलचस्पी है और यही आपके फेवरेट शो चक्रव्यूह की आज की कवर स्टोरी भी है। गद्दार, अब की बार सनातन के गद्दार क्योंकि जो भगवान का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। गद्दार क्योंकि जिसने श्रद्धा पर हाथ डाला उसने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, सनातन की आस्था पर डाका डाला है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच अभी जारी है। तभी बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कार्रवाई करते हुए कमेटी अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही आरोपी प्रमोद नौटियाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। और अब तो एक और खबर आ गई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा स्थित मां बगुलामुखी के मंदिर में भी नकदी सोना चांदी और चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं की शिकायतों के बाद आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। आस्था के चढ़ावे को चंपत करने वालों पर अब जनता की नाराजगी भी फूटने लगी है। आखिर ये लोग मंदिरों तक कैसे पहुंच गए जो भगवान की सेवा करने गए और अपने लिए मेवा कमाने लगे। ये लोग भगवान के दरबार को भी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। कौन है भगवान के ऐसे भक्त जो भगवान की पीठ पर छुरा भौंक रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे लोगों को कौन शय दे रहा है, किसकी शय पर ये इतना बड़े कांड को अंजाम दे रहे हैं और पूरे सनातन के गद्दार बने हुए हैं। आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। यह रसीद हूबहू असली की तरह दिखाई देती है। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी बना हुआ है। पुलिस वापस तीनों आरोपियों को लेकर अब पुलिस लाइन लौट चुकी है। पुलिस लखनऊ बाईपास के पास उस ठिकाने पर इनको लेकर गई जहां पे ये तीनों चढ़ावा की चोरी किए गए पैसों का बंटवारा किया करते थे। चंपत राय ने आज अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से सुबह सुबह मुलाकात की। वो गोविंद गिरी जिन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकारने का ऐलान किया था। ट्रस्ट से आउट हो जाने के बाद पहली बार वो अपने एकांतवास से बाहर निकले। फिलहाल चंपत राय ट्रस्ट से बाहर किए जा चुके हैं। उनके पास अब ट्रस्ट के महासचिव का पद भी नहीं है। फिर भी सूत्रों के मुताबिक वो अयोध्या में ट्रस्ट के गेस्ट हाउस तीर्थ क्षेत्र भवन में ही मौजूद हैं, वहीं रहते हैं जहां किसी को भी उनसे मिलने की मनाही है। कल ही उन्होंने अपने हाथ से लिखी एक चिट्ठी सार्वजनिक की थी और कहा था कि उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बहुत कुछ बोलूंगा, ये भी चंपत राय ने कल दावा किया था, लेकिन उनकी चिट्ठी जारी करने के 2 घंटे के अंदर ही एसआईटी को दिया गया उनका एक लिखित बयान मीडिया में लीक हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वो भी हमने आपको कल दिखाया था, जिसके बाद अब ट्रस्ट में पड़ी दरार खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है।
हम बार बार कह रहे हैं कि आपस में अब सर फुटबल ट्रस्ट के भीतर और संघ परिवार के भीतर शुरू होता दिखता है। एसआईटी को दिए अपने बयान में चंपत राय ने खुद को बचाते हुए सारा ठीकरा अब डॉक्टर अनिल मिश्रा और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों पर फोड़ा है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के सबसे रहस्यमय पहलू को समझ लीजिए। एसआईटी को दिया गया चंपत राय का गोपनीय लिखित बयान आखिरकार बाहर क्यों आया? किसने ये मीडिया को लीक किया? ये बयान सार्वजनिक दस्तावेज नहीं था, ये गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय कमेटी को दिया गया बयान था। आखिरकार इसे बाहर क्यों किया गया? इसे चंपत राय ने सीधे एसआईटी को सौंपा था, फिर ये मीडिया तक कैसे पहुंच गया, वायरल कैसे हो गया? एसआईटी में यूपी के सिर्फ 3 टॉप लेवल के अधिकारी हैं। के कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज है किरण शिव कुमार और विशेष सचिव वित्त हैं नील रतन कुमार। तीनों इस बयान तक पहुंच रखते थे। इसके बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार की गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी थी। ऐसे में संजय प्रसाद जो कि ट्रस्ट के पदेन मेंबर भी हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, ऐसे में सवाल उठता है कि इतना संवेदनशील दस्तावेज जो कि सिर्फ इस कमेटी के पास होना चाहिए था, आखिरकार मीडिया तक कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, किस मकसद से हुआ? क्यों इसको लीक किया गया? इस लेटर पर चंपत राय के साइन भी बताए गए हैं, दिखते भी हैं, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता है। यह सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी है, लेकिन चंपत राय के मुताबिक बैंक के एसओपी तय करने में सिर्फ अनिल मिश्रा ही ट्रस्ट की तरफ से शामिल हुए थे। वो इसमें शामिल नहीं थे। अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं इस पूरे बयान में। चंपत राय ने अपने लिखित बयान में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्यशैली पर उंगली उठाई है। साथ ही बैंक के साथ हुए एमओयू पर भी सवाल खड़े किए। इस लीक चिट्ठी के मुताबिक चंपत राय ने एसआईटी को बताया है कि एसबीआई के साथ हुए एमओयू की जानकारी उन्हें नहीं थी। उस एमओयू पर उनके दस्तखत भी नहीं है। चंपत राय का यह भी दावा है कि अनिल मिश्रा ने उनकी जानकारी के बिना, चंपत राय की जानकारी के बिना बैंक के साथ ये एमओयू साइन किया था। 6 फरवरी 2025 के पत्र की जानकारी चंपत राय के मुताबिक जो लीक चिट्ठी है वो लिखते हैं कि उनको 13 जून 2026 को हुई, यानी 6 फरवरी की 2025 की जानकारी 13 जून 2026 में करीब 1.5 साल के बाद उनको मिली। चंपत राय का दावा है कि उनकी जानकारी के बिना नियम बदल दिए गए। चंपत राय ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को चोरी के लिए जिम्मेदार भी बताया और यह सवाल भी उठाया कि करोड़ों के चढ़ावे की गिनती हाउसकीपिंग स्टाफ से क्यों कराई गई। आपको मैंने कुछ दिन पहले ही अपने शो चक्रव्यूह में उस सिक्योरिटी एजेंसी एसआईएस के डायरेक्टर का एक बयान भी सुनाया था। उन्होंने भी यह माना था कि कंपनी से राम मंदिर में सफाई और हाउसकीपिंग स्टाफ की भर्ती कराई गई थी, लेकिन हाउसकीपिंग स्टाफ आखिरकार चढ़ावे की गिनती के काम में कैसे लग गया? अगर आपको याद नहीं है तो इस बैठ को मैं दोबारा सुनाता हूं। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक कितने लोग। कुल मिलाकर अब इस मामले में सिर्फ चढ़ावे की चोरी नहीं बल्कि ट्रस्ट के भीतर जवाबदेही, एक दूसरे पर आरोप और गोपनीय दस्तावेज लीक होने के भी नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं। क्या ये किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और किसी को घेरने की? क्या ट्रस्ट के भीतर जो ट्रस्ट आपस में था वो टूट गया है? क्योंकि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में भी और चंपत राय के एसआईटी को दिए इस कथित बयान में भी अनिल मिश्रा पर आरोपों की बौछार है। अब पूरी की पूरी सुई जो है वो अनिल मिश्रा की तरफ घूम गई है। एसआईटी की रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल जी के नामों का कहीं भी सीधा जिक्र नहीं है। इन दोनों का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है, जबकि ट्रस्ट से बाहर किए जा चुके ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम 8 बार आया है और हर बार उनके नाम के साथ गलतियों का कच्चा चिट्ठा छाप दिया गया है। जैसे अनिल मिश्रा पर यह आरोप है वित्तीय व्यवस्था की कमान। एसआईटी की जांच के मुताबिक मंदिर में आने वाले दान, नकदी समेत पूरे वित्तीय प्रबंधन की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास थी। आरोप नंबर 2, दान की गिनती की जिम्मेदारी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दान की गिनती तय नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक कराना भी अनिल मिश्रा की ही जिम्मेदारी थी। आरोप नंबर 3, गिनती के नियमों को खुद तय किया और तोड़ा भी। बैंक के साथ मिलकर चढ़ावा काउंटिंग के जो प्रोटोकॉल बनाए गए उनमें ट्रस्ट की तरफ से प्रतिनिधि भी अनिल मिश्रा ही थे। सुनिए अब जरा।
महाराज जी, उस मंदिर में चंपत राय अनिल मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं लापरवाही। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। गद्दार बार बार इनको कहा जा रहा है। परिवार के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जिनकी वजह से पूरा के पूरे ट्रस्ट की बदनामी हुई और अयोध्या में जो राम भक्त पहुंचे उनके साथ विश्वासघात हुआ। उनको लगा कि उनके साथ गद्दारी की गई। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर जो कुछ लिखा गया है उसका लब्बो-लुबाब यही है कि अनिल मिश्रा की अगुवाई में राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्टी अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा के नियम लागू हो और गिनती की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाए। लेकिन एसआईटी ने अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए हैं कि गड़बड़ियां होती रहीं और उन्हें रोकने के लिए वक्त रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। मिसाल के तौर पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के पेज नंबर 6 के दूसरे पैराग्राफ में यह लिखा गया है। एसआईटी के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट में नकदी और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर थी। स्टेट बैंक के साथ कैश गिनने और जमा करने का पूरा एसओपी तैयार कराने में भी अनिल मिश्रा ट्रस्ट की ओर से मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति थे। यानी दान की गिनती से लेकर बैंक में पैसा जमा होने तक पूरी व्यवस्था से अनिल मिश्रा सीधे सीधे जुड़े हुए थे। जांच में पता चलता है कि तलाशी की व्यवस्था का नियम तो बना, लेकिन उसे सख्ती से लागू कराने के लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। बायोमेट्रिक्स की हाजिरी हो, ड्रेस जो तय थी उसके मुताबिक लोगों को पहुंचना हो, निजी सामान आने जाने पर कोई रोक नहीं थी, 2 बार गिनती होना, कीमती सामान का सही रिकॉर्ड और रोजाना रिपोर्ट जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी प्रभावी तरीके से लागू हो, यह भी अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी, जो कि नहीं कराई गई। अनिल मिश्रा तलाशी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने के लिए भी उत्तरदायी है। पेज नंबर 6 के तीसरे पैरा में तो एसआईटी ने शक की सुई पूरी तरीके से अनिल मिश्रा की तरफ मोड़ दी है। अब कहानी में खलनायक अनिल मिश्रा हैं और चंपत राय को बचाने के लिए लग रहा कि जैसे वो तमाम चिट्ठियां, कागजात रिलीज किए गए हैं, लीक किए गए हैं। अब इस अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर एसआईटी में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व टॉप लेवल पर निगरानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। बड़े अधिकारियों ने जो कमियां देखी और जिन पर ध्यान दिलाया, उन्हें गंभीरता से लेना अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी। लेकिन सुरक्षा के नियम सही तरीके से लागू नहीं किए गए, नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद भी जरूरी सुधार नहीं कराए गए और ये ठीकरा भी अनिल मिश्रा पर फोड़ा गया है। यही वजह है कि एसआईटी ने निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक का जिम्मेदार डॉक्टर अनिल मिश्रा को माना है, ना कि चंपत राय को। एक और खास बात, 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने कहा था कि गोपाल राव यानी गोपाल जी यानी गोपाल नागरकट्टे को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। आज गोपाल नागरकट्टे दिखाई दिए, ये तस्वीरें आज ही की हैं। आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष संत गोविंद देव गिरी से मिलने गोपाल नागरकट्टे पहुंचे थे। वो गोपाल नागरकट्टे जिनसे 2 दिन पहले गोविंद देव गिरी नाराज थे, बता रहे थे कि उन्होंने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, उनको हटा दिया गया है। करीब आधे घंटे तक गोविंद देव गिरी के साथ गोपाल नागरकट्टे की मीटिंग चली और मीटिंग के बाद बाहर आते ही गोपाल नागरकट्टे ने बहुत ही बड़ा दावा कर दिया। ट्रस्ट के फैसले को झुठलाते हुए गोपाल नागरकट्टा ने तमाम कैमरों के सामने कहा कि उन्हें ट्रस्ट से बाहर नहीं निकाला गया है। कुछ नहीं बोल, क्या बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई बाबूजी? सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। क्या कुछ नया चेंज देखने को मिलेगा? अभी जो गए हैं राजकुमार दास जी बहुत बड़ी किया गया है आज को मंदिर से बात किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। नहीं, अरे गलत संदेश। जिस तरीके से आप क्या कहेंगे आप? बैठिए, बंद कराइए। मंदिर में आप रहेंगे? हाँ, रहेंगे। ट्रस्ट से बाहर नहीं किया गया है, क्या आप मंदिर में रहेंगे? हाँ, मंदिर में रहेंगे। गोपाल नागरकट्टे ने मीडिया के कैमरों के सामने दावा किया कि मैं आज भी ट्रस्ट में हूं, मुझे किसी ने नहीं हटाया है। लेकिन सोमवार को आपको याद दिलाऊं, ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रेस नोट, ये आप देख सकते हैं, जारी करके साफ लिखा था कि गोपाल नागरकट्टे को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की सूची से हटा दिया गया है। गोपाल नागरकट्टे पर भी इस तमाम जो करप्शन चल रहा था, जो चोरी चल रही थी, उसके आरोप उनके दामन तक भी पहुंचे।
अब सीधा सवाल है कि अगर प्रेस नोट सही है तो गोपाल नागरकट्टे किस हैसियत से खुद को राम मंदिर से अभी भी जुड़ा हुआ बताते हैं, और अगर गोपाल नागरकट्टे सही है तो फिर ट्रस्ट का आधिकारिक प्रेस नोट में ऐसा क्यों लिखा गया? आखिर सच कौन छुपा रहा है? कौन भ्रम फैला रहा है? ट्रस्ट फैला रहा है, गोविंद देवगिरी फैला रहे हैं, या गोपाल नागरकट्टे फैला रहे हैं? बात बढ़ी तो पहले बयान के करीब 1 घंटे के अंदर ही गोपाल नागरकट्टे फिर से दोबारा आज मीडिया के सामने आए और फिर से पूरी बात बताई। फिर से सुनिए क्या कहा। राम मंदिर में गोपाल जी का भी गफला है, चंपतराय जी का भी है, अनिल जी का भी है, हमारा कुछ नहीं है। फिर भी माध्यम में इतना आ रहा है, इसलिए नैतिकता के आधार पर 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, उनका स्वीकार हो गया। और मुझे भी सबने मिलकर सोचा कि अभी थोड़े दिन के लिए आप मंदिर के जो ट्रस्ट की कार्रवाई है उसमें मत आइए। हमने स्वीकार कर लिया, बस उतना ही है। अच्छा बाबूजी, मंदिर में आई अलग ही व्यवस्था अभी नया होगा तो उसमें हमको सहयोग करना है, इसलिए मैं तो 15 तारीख तक तो मंदिर जाऊंगा, देखूंगा, मदद करूंगा। जब तक आवश्यकता पड़ेगी तब तक हम मदद करेंगे। नया टीम आ जाएगी तो पीछे हट जाएंगे। मंदिर से किसी ना किसी बहाने जुड़े रहेंगे गोपाल नागरकट्टे की बातों से ये बात समझ में आती है, वो भी तब जबकि इतने गंभीर इल्जाम इस तिकड़ी पर लग रहे हैं, चंपतराय, गोपाल नागरकट्टे और अनिल मिश्रा। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और अब बात जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की एक बार फिर से करते हैं, जहां पर भूख हड़ताल पर बैठे जाने माने समाजसेवी सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, ये लाइनें बहुत अक्सर सुनी होंगी आपने, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पेपर लीक के बाद मचे बवाल से उठी व्यवस्था बदलने की आग जंतर मंतर पर अब भी जल रही है, भरी बारिश के बावजूद भी। लेकिन सवाल यह है कि जंतर मंतर पर यह आंदोलन आखिर कितने दिनों तक यूं ही चलता रहेगा? कब तक सरकार आंदोलन की अनदेखी करती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक आखिर कब तक यूं डटे रह पाएंगे? आज उनके अनशन का 11वां दिन था। इन 11 दिनों में उनका वजन 7 किलो तक घट गया है। सोनम अपने आप चल भी अब नहीं पा रहे हैं, उनकी बुलंद आवाज भी अब धीमी पड़ती जा रही है। डॉक्टर्स लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब तो चिंता भी जता रहे हैं। आज का जो ब्लड प्रेशर इनका दोनों पोजीशन में, एक लाइंग और सिटिंग में 11/173 और 103/68 है। इनका हार्ट रेट 74 पर मिनट है, सैचुरेशन 98 है, ब्लड ग्लूकोज 75 है, हाइड्रेशन फेयर है और मेंटली इज अलर्ट। और वेट जो है 59.40 है, यानी टोटल वेट लॉस जो आज 11वें दिन अनशन पे बैठने के बाद इनका 7 किलो से ऊपर हो चुका है। डॉक्टर्स की पर्ची पर घटता हुआ ब्लड प्रेशर और गिरता हुआ शुगर लेवल सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बात करने के लिए नहीं पहुंचा है, जिसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अब सरकार के इस कठोर रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन पिछले 19 दिनों से लगातार जारी है। 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया था। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर यह गुस्सा छात्रों के बीच था, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी अब प्रोटेस्ट के जरिए जंतर मंतर पर दिखा रही है। तब से लेकर अब तक भीषण गर्मी हो चुकी है, उमस का माहौल दिल्ली में रहा, भारी बारिश भी हुई, लेकिन यह आंदोलन लगातार जारी है। मौसम बदल गया, आसमान के तेवर बदल गए, जंतर मंतर की सड़कों पर पानी भर गया, लेकिन देश के इन युवाओं का इरादा 1 इंच भी नहीं डिगा। जंतर मंतर पर समर्थकों की इस भीड़ को देखकर मंच पर लेटे सोनम वांगचुक का हौसला जरूर बढ़ता होगा। जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि धरना स्थल खाली हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई वही है जो हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता ने अभी अभी आपको दिखाई। लेकिन सोनम वांगचुक का गिरता स्वास्थ्य चिंता का विषय जरूर है, और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया कि सोनम वांगचुक जैसे पढ़े लिखे शख्स पेपर लीक के खिलाफ पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन 7 किलो घट चुका है।
एक तरफ जंतर मंतर पर व्यवस्था के खिलाफ सीजेपी की जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत से खुश भी है, गदगद है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को तुरंत बहाल करने का आदेश दे दिया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे आंदोलन के लिए बड़ी जीत बताया। कोर्ट का यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब जंतर मंतर पर मौसम की मार और सरकार की बेरुखी के बीच आंदोलनकारी बुलंद हौसले के साथ डटे हुए हैं और इस फैसले ने आंदोलन में एक नई ऊर्जा भी फूंक दी है। अब अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर भी देखा जाए, जब भी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठी है, बदलाव की नई इबारत लिखने की कीमत हमेशा लंबे और कड़े संघर्ष से ही चुकानी पड़ी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जंतर मंतर पर भी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है? क्या यह मान लिया जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना सिस्टम में कमजोरी की निशानी है? आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यह तो साफ है कि संघर्ष जितना बड़ा होता है, चेतना उतनी ही गहरी होती है। जंतर मंतर पर लगी आग सिर्फ कुछ दिनों का धरना नहीं है, ये आने वाले कल का वो आईना है जो हर किसी को उसकी जवाबदेही याद दिलाएगा। वांगचू का गिरता वजन और छात्रों का टूटता सब्र, इस देश के इतिहास में सब कुछ दर्ज हो रहा है। बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, और अब बात उस फिल्म की जिसने पंजाब से दिल्ली तक माहौल बना दिया है। रिलीज के लिए 4 साल का लंबा इंतजार और ओटीटी पर रिलीज के 2 दिन के अंदर बैन की खबर आ जाना। अब हर किसी की जुबान पर फिल्म सतलज का नाम है। हर कोई जानना चाहता है कि फिल्म ऐसा क्या है जो फिल्म पर बैन लगा दिया गया। अगर बैन नहीं लगता तो शायद फिल्म इतनी चर्चित नहीं होती। बैन लगने के कारण फिल्म ज्यादा चर्चा में आई और अब ज्यादा लोगों की दिलचस्पी इसमें जाग रही है और ज्यादा लोग इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं और देख भी पा रहे हैं चोरी छिपे से। फिल्म के मुख्य कैरेक्टर की जो है वो जसवंत सिंह खालड़ा साहब हैं। इनके बारे में लोग बात गूगल कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार दिलजीत दोसांझ ने किस खालड़ा साहब का रोल किया है। केपीएस गिल की भी दोबारा चर्चा शुरू हो गई है। बवाल बढ़ा तो सरकार ने फिल्म रिव्यू के लिए कमेटी बना दी, लेकिन अब सियासी पार्टियों के बाद सिंह संगठनों ने भी मोर्चा खोला और सतलुज की स्पेशल स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया, वो भी तब जबकि इस फिल्म को सेंसर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सतलुज फिल्म दिलजीत दोसांझ की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 2 दिनों के लिए उपलब्ध थी, शुक्रवार से लेकर इतवार तक। फिल्म देखने वाले जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब पावर गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका कैसा दुरुपयोग होता है, यही तो सतलुज फिल्म में दिखाया गया है। खालड़ा और उनके परिवार का बलिदान, पंजाब के मासूम लोगों का दर्द और पुलिस अत्याचार का असली चेहरा इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में पंजाब के उस दौर की सच्चाई दिखाई गई है जब आतंकवाद से पूरा पंजाब पीड़ित था। यही सच्चाई तो कश्मीर फाइल्स में थी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का हाल दिखा रही थी। केरला फाइल्स में थी, जो केरल के रहने वाले हिंदुओं का हाल दिखा रही थी। बंगाल फाइल्स में भी ऐसी ही सच्चाई दिखाने का दावा किया गया था। दावा तो यही था। तो जब इन फिल्मों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया गया तो सतलुज पर सीबीएफसी और सरकार को क्या तकलीफ है, यही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि जब सीबीएफसी ने फिल्म की रिलीज के लिए हरी झंडी नहीं दी, सेंसर का सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो फिर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गई थी? तो आपको बता दूं, सरकार ओटीटी को रेगुलेट नहीं करती है। वहां पर बगैर सेंसर सर्टिफिकेट की चीजें रिलीज होती आई हैं। जो सिनेमाग्राफर एक्ट 1952 है, उसके तहत फिल्म को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। ये कॉग्निजेबल्स और नॉन बेलेबल अपराध है। थिएटर मालिकों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है अगर आप सेंसर सर्टिफिकेट्स के बगैर फिल्म को रिलीज करें। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रिलीज के लिए सीबीएफसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो आईटी रूल्स 2021 के तहत रेगुलेट होते हैं। इसीलिए सतलुज को ओटीटी से हटाने के लिए सरकार ने इंटरमीडिएटरी को कहा था और अब सतलुज और फैसला लेने के लिए सरकार ने 3 लोगों की एक रिव्यू कमेटी बना दी जो कि विमर्श कर रही है। सतलुज रिलीज होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने कट्स के साथ रिलीज होगी, ये तो रिव्यू कमेटी और सीबीएफसी के फैसले के बाद तय होगा। लेकिन इस मामले में अब सिख संगठनों ने मोर्चा खोला है। दिल्ली में सिख संगठनों ने सतलुज फिल्म की स्क्रीनिंग कराने का फैसला किया है। आज टैगोर गार्डन के गुरुद्वारा श्री कलगीधर सिंह सभा में स्क्रीनिंग रखी गई है, जानते हुए भी कि सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जबकि 10 जुलाई को झील खुरंजा इलाके में गुरुद्वारे में ही सतलुज फिल्म को स्क्रीनिंग करके दिखाया जाएगा। हालांकि सरकार की परमिशन के बिना, सेंसर के सर्टिफिकेट के बिना फिल्म स्क्रीनिंग कराने पर केस भी दर्ज हो सकता है। अगर किसी को इसमें कोई ऐतराज है तो वो कोर्ट जाता है और कोर्ट में जाने के बाद परमिशन लेता है, और ऐसे में स्क्रीनिंग करना देश की जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था के विपरीत है और इस पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
द पंजाब फाइल्स का पूरा मामला सतलुज को लेकर है। सतलुज फिल्म की रिलीज की मांग पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अब भड़क गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। सतलुज फिल्म में बेअंत सिंह की हत्या होते हुए दिखाई गई है, वो भी आतंकवाद का शिकार हुए थे, ये दावा किया गया है। और अब वो दलजीत दोसांझ को नसीहत दे रहे हैं। जी हाँ, रवनीत बिट्टू दलजीत दोसांझ जो कि एक वक्त में प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं, उनके भी फेवरेट रहे, उनको रवनीत बिट्टू नसीहत दे रहे हैं कि फिल्म में दोनों पक्षों को दिखाया जाना चाहिए था। साथ ही ये तर्क भी दे रहे हैं कि बेअंत सिंह की हत्या के बाद खालड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, यानी खालड़ा के गायब होने में उस वक्त की बेअंत सिंह की सरकार का या बेअंत सिंह का कोई हाथ नहीं था। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, वो ऑर्डर देंदे या कौन है। बिल्कुल ठीक बात है, बेअंत सिंह की हत्या पहले हो जाती है, खालड़ा साहब का किडनैप बाद में होता है, बाद में उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है, लाश मिलती है, लाश भी नहीं मिलती अब तक, इनफैक्ट उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि खालड़ा साहब को क्यों उस वक्त पुलिस ने उठाया, क्यों उन पर टॉर्चर किया? क्योंकि खालड़ा साहब करीब एक दशक से 84 से 95 के बीच में लगातार मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों के लिए जो पंजाब में गायब होते गए थे। अब लोगों की दिलचस्पी इस बात पे बढ़ गई कि आखिरकार फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जो इस फिल्म को पंजाब की असली कहानी बताया जा रहा है, दी पंजाब फाइल्स की तर्ज पर। पंजाब पुलिस को इसमें विलेन क्यों दिखाया गया है? दरअसल सतलुज फिल्म को समझना है तो उसके मुख्य किरदार जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पूरी फिल्म जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में खालड़ा साहब का मुख्य किरदार निभाया है। जसवंत सिंह खालड़ा की स्टोरी पंजाब में 1984 से 1995 के दौर को दिखाती है। 84 से 95 के दौरान पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के कारण हिंसक उग्रवाद चरम पर था। इस दौर में बड़े पैमाने पर हत्याओं और आतंक के चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसे दौर में केपीएस गिल ने पंजाब के पुलिस के सर्वे सर्वा की रोल निभाया, कमान संभाली। उन्होंने 1988 से 1988 और फिर 91 से 95 के बीच पंजाब की स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने पंजाब पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया और उग्रवादियों के कमांड नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया। उग्रवाद को कुचलने के उनके सख्त तरीकों के चलते उन्हें बहुत से हलकों से विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुलिस बल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और गैर न्यायिक हत्याओं के गंभीर आरोप लगे। हालांकि 1995 तक पंजाब से उग्रवाद का लगभग पूरी तरीके से सफाया हो गया था। रामनारायण कुमार, जसवंत सिंह खालड़ा, इन लोगों ने जो 3 शमशान घाट थे, ग्रेवयार्ड थे, 3 यहाँ का अमृतसर का, तरन तारण का, पट्टी का, उनको उन तीनों को ग्रेवयार्ड या वहाँ ही ज़्यादा लावारिस लाशें का डिस्पोज ऑफ की थी। फिर उन्होंने सारे पंजाब में ये अंदाज़ा लगा लिया भी पंजाब में 25,000 लावारिस लाशें करके नौजवानों को वहाँ मार के थे, वहाँ उनके फॉल्स इनकाउंटर करके यहाँ उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो लोग पंजाब में उस दौर में रहे 84 से 95 वाले दौर में, वो बताते हैं कि किस तरीके से पंजाब में अत्याचार हो रहे थे। इनफैक्ट एक वरिष्ठ फौजी हैं कर्नल दानवीर सिंह चौहान, उन्होंने भी कहा कि आप बीती सुनाई कि उन तक को किडनैप कर लिया गया था जबकि वो फौजी परिवार से आते थे। उनके पिता ने इंटरवीन किया, उन्होंने पूरा किस्सा सोशल मीडिया पर लिखा है और साफ साफ कहा कि उनके पिता की वजह से उनकी जान बच सकी, वरना वो भी पुलिस एट्रोसिटीज का शिकार हो सकते थे। खैर आगे बढ़ते बात करते हैं अब की आज की अगली कहानी की। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बारूदी शोले भड़क गए हैं। 21 दिन पहले सीज फायर पर जो कागजी समझौता हुआ था वो अब बम और मिसाइलों के धुएं में उड़ चुका है। दुनिया इस वक्त एक साथ 2 सबसे खौफनाक और ऐतिहासिक तस्वीरें देख रही है। एक तस्वीर ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे की है। लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी तस्वीर जो आई है वो ईरान और खाड़ी देशों से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट मिसाइल वॉर शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ MOU यानी समझौता अब डस्टबिन में है।
इस खबर पे आगे बढ़े हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, अंकारा से खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट के दौरान कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है। इससे पहले ट्रंप ने साफ कर दिया था कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर और समझौता अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में ऐलान किया, अब ईरान के साथ कोई कूटनीति, कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान के साथ बातचीत करना सिर्फ समय की बर्बादी है। सुनिए क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने। ट्रंप के बयान से साफ है कि महीनों की माथापच्ची और 14 शर्तों वाला शांति समझौता 28 दिन भी नहीं टिक पाया। सीज फायर की स्याही सूखने के पहले ही अमेरिका ने ईरान को फिर से युद्ध की आंख में झोंक दिया है। अमेरिका ने इसे एक्शन का रिएक्शन करार दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इस नई चोट के बाद फिर से जान की बाजी लगाएगा? जब दुनिया सो रही थी तब अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ईरान के आसमान में मौत बनकर मंडरा रहे थे। अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए एक साथ 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिका का दावा है कि टारगेट पर 80 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकाने रहे। इनमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। दावा यह भी है कि ईरान के ताज़ा हमलों में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के डिपो भी तबाह हुए हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ये भीषण एयर स्ट्राइक होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 मर्चेंट शिप्स पर हुए हमलों का सीधा और सटीक जवाब है। अमेरिका का दावा है कि इन्हीं ईरानी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल मर्चेंट शिप्स पर हमलों के लिए किया जा रहा था और इस हमले का सीधा आदेश आया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि अमेरिका अब रुकने वाला नहीं है, लेकिन ईरान ने भी इस बार झुकने से इनकार कर दिया है। जैसे ही ईरान के रडार और मिसाइल सिस्टम्स पर अमेरिकी बम गिरे, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपना बारूदी पिटारा खोल दिया। निशाना ईरान में नहीं बल्कि उन देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर लगाया गया जहां से अमेरिका मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है, यानी बहरीन और कुवैत। ईरान का दावा है कि बहरीन और कुवैत में 85 से ज्यादा अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर और शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया, जबकि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर स्ट्राइक किया गया। वहीं बुशेहर प्रांत के खोरमोज में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। कुवैत और बहरीन में लगातार वॉर सायरन बज रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय को लोगों से छिपने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करनी पड़ी। खाड़ी में जारी वार पलटवार की टाइमिंग ने पूरी दुनिया को अचानक हैरत में डाल दिया है। यह सब तब हो रहा है जब ईरान अपने सबसे बड़े नेता के गम में डूबा है। इराक के नजफ से लेकर करबला तक के अयातुल्ला अली खमेनेई का जनाजा निकल रहा है। तस्वीरें इराक के नजफ शहर के बाप के सामने हैं। सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। इराकी मीडिया के मुताबिक अयातुल्ला अली खमेनेई के जनाजे में 23 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसी भारी जनसैलाब के बीच एक सीक्रेट मूवमेंट हुआ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, जो खमेनेई की अंतिम रस्मों के लिए नजफ पहुंचे थे, उन्होंने अचानक बीच में ही यात्रा रोकनी पड़ी। ईरानी सरकारी टीवी IRIB ने पुष्टि की है कि अमेरिका के एयर स्ट्राइक की खबर मिलते ही पेजेश्कियन फौरन विशेष विमान से इराक के नजफ से वापस तेहरान लौट आए ताकि वॉर रूम से वो कमान संभाल सके। राष्ट्रपति पेजेश्कियन वॉर रूम में पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल है कि आखिरकार सीज फायर टूटा कैसे? जब दोनों देशों के बीच एक MOU साइन हो गया था, बातचीत हो गई थी, तो अचानक मिसाइलें क्यों चलने लगी? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने हदें पार कर दी, लेकिन ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने सीधे तौर पर अमेरिका को धोखेबाज करार दिया है। गालिबाफ ने 5 ऐसे पॉइंट गिनाए हैं जिससे यह साबित होता है कि आग अमेरिका ने लगाई है। मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह पोस्ट किया। ईरानी संसद के अध्यक्ष के मुताबिक समझौते की शर्तों को अमेरिका ने पैरों तले रौंदा है।
गलीबाफ ने कहा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के संप्रभु अधिकारों में दखलंदाजी की। अमेरिका लगातार ईरान पर सैन्य हमलों की धमकी दे रहा है। समझौते के बावजूद ईरानी तेल निर्यात पर फिर से कड़े प्रतिबंध थोपे गए हैं। दक्षिणी ईरान पर सीधे तौर पर विनाशकारी बमबारी की जा रही है और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को अमेरिका ने खुला समर्थन दे दिया है। Iran has been heavily damaged, and Americans can damage even more bombing. But the question would be that what will that achieve? America and Israel tried with all their firepower, with all their economic blockade, naval blockade, but Iran has survived. और अब क्योंकि वॉर छिड़ चुका है, एक और बड़ी खबर आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज एक और आ रही है जिसपे ईरान पर अमेरिका ने जो भीषण एयर स्ट्राइक की है उससे नेटो का भी खुला समर्थन मिल गया है। तुर्की के अंकारा में नेटो का शिखर सम्मेलन के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमला जरूरी था। रूटे ने साफ तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा ईरान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, जिसके बाद अमेरिका की यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी। सुनिए क्या कुछ कहा नेटो के प्रमुख ने। तो सीधे तौर पर तनाव खाड़ी में दोबारा बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीज फायर टूटने का साइड इफेक्ट अब सामने भी आ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उबाल आया है। ब्रेंट क्रूड करीब 6% के भारी उछाल के साथ अब $78 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। भारत समेत ग्लोबल शेयर बाजारों में आज अफरा तफरी का माहौल रहा। बीएसई का सेंसेक्स 1677 अंक टूटकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं यूरोपीय शेयर बाजारों में भी 1.6% की बड़ी गिरावट आज दर्ज की गई। निवेशकों में भारी दहशत है। दुनिया को डर सता रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें फिर से ऐसी ही चलने लगी तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा और महंगाई एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं आगे बढ़ने के पहले, अमेरिका और तुर्की की बढ़ती दोस्ती पर अब इजराइल बुरी तरीके से भड़क गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से प्रतिबंध हटाकर उसे F-35 फाइटर जेट देने के संकेत दिए, जिस पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत तीखा पलटवार किया। नेतन्याहू ने साफ कहा कि वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इजरायली पीएम ने कड़ा तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप का जैसा रिश्ता एर्दोगन से है वैसा ही उत्तर कोरिया के तानाशाह से भी है। कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ट्रंप अब बैलेंस करके चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी, लेकिन आखिर में पब्लिक व्यू का वक्त है और राम मंदिर की बड़ी स्टोरी पर विशाल कृष्ण पाठक का पोस्ट आया है। मंदिर में भक्तों की गाड़ी कमाई का दान आस्था से जुड़ा है, किसी व्यक्ति विशेष के घर भरने के लिए नहीं है। एक और पब्लिक व्यू राम मंदिर की स्टोरी पर ही है, पूरन डावर का। चोरी में चोर को पकड़ा जाएगा, चोर को सजा मिलेगी, मालिक को नहीं। तो आज मेरे साथ इतना ही, अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।